प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी पर अगर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स में पैसा लगाना कितनी समझदारी। बड़े बड़े वादों के झांसों में आकर हजारों निवेशकों ने गंवाए करोड़ों रुपए। रिहायश या निवेश के लिए कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और सीधे विदेशी निवेश को लुभाने की कोशिशों के बीच जानेंगे कि इससे खरीदारों को कितना फायदा होगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम आपको मालामाल नहीं बना देगी। रेडियो, टीवी और अखबारों में अश्योर्ड रिटर्न का दावा करने वाले बिल्डर आपको अपनी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए बुलाते हैं और ऊंचे मुनाफे का वादा करते हैं, लेकिन इन स्कीम्स में पैसा लगाना आपके लिए खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। वसुधा शर्मा ने जाना कैसे कुछ निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी ऐसी ही स्कीम्स में खो दी। सरकारी अफसर के तौर पर ईमानदार नौकरी को हर चरणजीत सिंह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने अपने आशियाने के लिए पाई पाई जोड़ी ताकि रिटायरमेंट का बेफिक्र आनंद उठा सके। लेकिन अब 70 उम्र के पड़ाव पर ये जोड़ा किराए पर रहता है, क्योंकि सारी जमा पूंजी एक ऐसी अश्योर्ड रिटर्न स्कीम में जमा की जो बैठ गई। हमारी पेंशन है दोनों की, इसमें हमें अगर 18 या 20 हज़ार रुपया मिल जाता है तो हम जैसे अब गुड़गांव में किराए पे रह रहे हैं तो कम से कम किराया निकल जाएगा। शुरू में सब्ज़ बाग दिखाते हैं और बाद में अपने वायदे पे पूरा नहीं होता। ये स्कीम लैंडमार्क डेवलपर्स की थी। इन लोगों को गुड़गांव में एक प्रस्तावित कॉर्पोरेट सेंटर में 20 लाख रुपए निवेश करने पर सालाना 12% ब्याज देने का वादा किया गया। चेक बाउंस होने के बाद अब कंपनी दो टूक जवाब देती है कि उसके पास फंड खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरह का ये एक लौता मामला है। हाल ही में विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के एमडी सुनील धैया को मानेसर और गुड़गांव के 2 प्रोजेक्ट्स पर अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स चलाने के लिए आर्थिक अपराध विभाग ने गिरफ्तार किया। करीब 700 निवेशकों का आरोप है कि धैया ने उनसे लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन किश्तें अदा नहीं हुई और प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। बिल्डरों को अश्योर्ड रिटर्न स्कीम से ये फायदा है कि उन्हें एक तय समय के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर पैसे मिल जाते हैं। दोनों पक्षों के लिए ये फायदे का सौदा लगता है। इन योजनाओं में एक बायबैक ऑप्शन होता है, जहां 3 साल के निवेश के बाद निवेशक अपना मुनाफा रखकर बिल्डर को बेच सकता है। लेकिन ऐसी योजनाएं घरों की खरीद फरोख्त से ज्यादा पैसा जमा करने की स्कीमें बनकर रह गई हैं। कुछ बिल्डरों ने तो ऐसे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर अश्योर्ड रिटर्न्स का वादा किया जहां जमीन ही नहीं मिली थी। इन मामलों में निवेशकों को बस मुनाफे का वादा किया जाता है और स्कीम की समय सीमा खत्म होने तक घर बुक नहीं किए जाते। चूंकि घर की बुकिंग नहीं होती, इसलिए इन मकानों का कोई कोलैटरल या उसकी कीमत की कोई संपत्ति बिल्डर को नहीं देनी होती। लिहाजा वो जितने निवेशकों से जितना पैसा चाहे इकट्ठा कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बायर अपनी जेब से तो कम पैसा देता है, 15-20% पैसे देता है। बिल्डर बाकी पैसे बायर के नाम से पे सबवेंशन स्कीम में बैंक से ले लेता है। तो बायर को तो लगता है कि मैंने बहुत कम पैसे दिए हैं, बट कल अगर बिल्डर डिफॉल्ट कर जाए तो जो बैंक है वो बिल्डर के पास नहीं जाएगा, वो बायर के पास आएगा पूरे के पूरे 80% पैसे देने के लिए। भारत में बहुत सी ऐसी स्कीमें मनी पूलिंग या सामूहिक निवेश योजनाओं की शक्ल ले चुकी हैं, जिन पर सेबी की पैनी नजर रहती है। देश की सबसे बड़ी अश्योर्ड रिटर्न स्कीम पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन या PACL की थी, जिसने देश भर में फैले अपने एजेंट्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जमा किए। कंपनी सस्ती और बेकार पड़ी जमीन खरीदती
उसके लैंड यूज बदलने का इंतजार करती और जमीन को मुनाफे पर बेचकर निवेशकों को सालाना 12% की दर पे पैसा देती। लेकिन जल्द ही सेबी और सीबीआई ने इन पर कार्रवाई की और ये स्कीम बंद हो गई। आप सिविल सूट डाल सकते हैं, आप क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप कंज्यूमर फोरम के सामने भी जा सकते हैं, आप सेबी के सामने भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के सामने जा सकते हैं, आप कंपनी ट्राइब्यूनल के सामने भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं PIL में। दिक्कत ये है कि सेबी सिर्फ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाली स्कीमों पर नजर रख सकती है। सवाल है कि इससे कुछ करोड़ कम की राशि हो तो उसकी खबर कौन लेगा। कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, NDTV। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये बिल्डर लुभाते हैं लोगों को अपनी इन स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए, और क्या ज़रूरी है, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है जब आप ऐसी स्कीम्स की तरफ रुख कर रहे हैं। तो संजय शर्मा MD क्यूब्रिक्स हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं KK द्विवेदी जो कि इन्वेस्टर हैं विघ्नेश्वरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, जिन्होंने ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च की थी। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुरुआत द्विवेदी साहब आपसे करते हैं क्योंकि आपका इसमें अनुभव है, आपने खुद पैसा लगाया था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। विघ्नेश्वरा डेवलपर कंपनी के MD मिस्टर सुनील दहिया, इन्होंने बहुत सारे विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न चैनल्स में, FM में एक इनके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अनुपम खेर के द्वारा इन ईयर 2005 एंड 2006 में इन्होंने IMT मानेसर का प्रोजेक्ट ला करके शुरू किया था। और मोर ओवर अगर हमने देखा है तो विघ्नेश्वरा ने ही एश्योर रिटर्न का पैटर्न दिल्ली NCR एरिया में शुरू हुआ था। इस दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए एक ल्यूरोकेटिव ऑफ़र दे करके लोगों को बुलाया। बुलाने के दौरान एक सिंपल स्कीम दी, 55 लाख रुपए जमा करो, 55,000 रुपये हर मंथ आपको मिलेगा। अच्छा। 5 ईयर्स एश्योर्ड रहेंगे आप। उसके बाद आपकी बिल्डिंग हम रेंट पे चढ़ा देंगे। इस दौरान हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट करने के बाद रेंट पे चढ़ा देंगे। रेंट चढ़ाने के बाद जो भी इंक्रीज्ड रेंटल होगा बियॉन्ड 55 पर स्क्वायर फुट, जो इंक्रीज्ड रेंटल होगा उसका 65% आपका होगा एंड 35% मेरा होगा। मोटा मोटा इस पैटर्न पर इन्होंने बहुत सारे लोगों से आउट आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 1200 इन्वेस्टर्स विघ्नेश्वरा में फंसे हुए हैं। आपने कितना पैसा लगाया, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ, मैं बहुत दिनों तक इनके प्रोजेक्ट्स को देखता रहा। मेरे को इस टाइप के ल्यूरोकेटिव ऑफर्स में भरोसा नहीं हुआ। एक 2008 एंड 2009 के कुछ रिसेशन के दौरान जब इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होना था, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम को भी प्रोजेक्ट किया, उसमें भी कुछ पार्टिसिपेट किया। इस दौरान इन्होंने एक बार्टर स्कीम निकाली। वो बार्टर स्कीम क्या थी कि साहब कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो उसको हम परचेज करेंगे और उसके बदले हम आपको एश्योर रिटर्न में यहाँ पर सेक्टर 74 विघ्नेश्वरा का, जहाँ की बाद में पता चला कि लैंड भी इनकी नहीं है। अच्छा। लैंड भी इन्होंने किसी गांव के लोगों से कोलैबोरेशन के तहत लेकर के उस पर लाइसेंसिंग अपने राजनीतिक मित्र और राजनीतिक कुछ कौशल का फ़ायदा उठाते हुए लाइसेंसिंग ला करके और इसको 5500 रुपये पर स्क्वायर के रेट से ऑफिस स्पेस, 12,000 रुपये पर स्क्वायर के रेट से सोहो स्मार्ट ऑफिस, होम ऑफिस नाम देकर। आपने कितना पैसा लगाया? हमने पैसा नहीं, हमारे से इन्होंने बार्टर में प्रॉपर्टीज ली। प्रॉपर्टी आपकी? नंबर 1 प्रॉपर्टी इन्होंने, हमारा गेस्ट हाउस था गुड़गांव में G563 सुशांत लोक फेस 3 में, उसको इन्होंने 7.25 करोड़ रुपए में लिया। वो मेरे को, मैं इनके साथ कैसे फंसा, वो बिल्डिंग मेरे पास रेंट पे थी, 3 लाख रुपए महीने मिलते थे। एक दिन मिस्टर सुनील दहिया मिलते हैं मेरे से, ऑफिस आते हैं मेरे, मिलते हैं, सर आप कहाँ 3 लाख रुपए में बैठे हो, मैं आपको आपके बिल्डिंग जो है 7.5 करोड़ रुपए में खरीदता हूँ और 7.5 लाख रुपए महीने आपको रेंट देता हूँ। जी संजय, आपसे यहाँ जानना चाहूँगी मैं कि जो विघ्नेश्वरा ने किया इस तरह का पैटर्न, अश्योर्ड स्कीम्स खासतौर पे अगर उसका पैटर्न हम देखें तो एक अभी ये वक्त आया उसमें बहुत पॉपुलर होगी। हर कोई ये कह रहा था हम 12% का आपको इंटरेस्ट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन क्यों ये जो स्कीम्स हैं वो फेल होती हुई हमें नजर आई हैं?
अंजलि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है और द्विवेदी जी ने दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहले जो उनको रिटर्न प्रॉमिस किया गया था ऑलमोस्ट दुगना था उनकी गुड़गांव की प्रॉपर्टी के लिए जो विघ्नेश्वर ने प्रॉमिस किया। और सेकेंडली जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो ये है कि ये कहते हैं कि आपका काफ़ी साल तक रिटर्न आपको मिलता रहेगा। 5 साल तो ये गारंटी कर ही रहे थे, उसके बाद में पहला रिटर्न ये पहला रेंटल करके इनको खूब अच्छे रिटर्न्स देते। तो होता क्या है कि सबसे पहले इंसान उस रिटर्न्स को देख के जो मूल होता है, प्रिंसिपल होता है, उसको भूल जाता है, उसकी नज़र हट जाती है इससे। मेरा कहने का क्या मतलब था, द्विवेदी जी ने तो बार्टर किया मगर एक तरह से काफ़ी लोगों ने पैसे एक्चुअली में इनको दिए हैं। और जब आप एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पैसा आपसे बिल्डर एडवांस में ले लेता है। अब बिल्डर की तरफ से देखिए, मेरे पास 8 करोड़ आ गए हैं और मैंने द्विवेदी जी को 7 लाख रुपए हर महीने देने हैं, तो मैं 4-5 करोड़ रुपया अपने पास रख लेता हूँ, थोड़े से पैसे एक साइड पर रख लेता हूँ और द्विवेदी जी के चेक धनाधन देता रहूँगा। उन्हीं से तो पैसे ले लिए मैंने पूरे के पूरे, और 1% अगर रिटर्न देना है या 2% रिटर्न देना, बड़ी खुशी से मैं दे सकता हूँ। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि बिल्डर पूरे पैसे शुरू में ले लेता है। ये एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 2, जब उसने पूरे पैसे ले लिए उसी पैसे में से आपको देता रहेगा और बाकी पैसे कहाँ जाते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पैसे अपने प्रोजेक्ट में लगाता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे द्विवेदी जी ने ऑलरेडी कहा, जब उन्होंने 5500 का लॉन्च किया था मानेसर के अंदर प्रोजेक्ट, अगेन लोगों ने अगर थोड़ी सी रिसर्च की होती तो देखते कि जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ थी उस टाइम के ऊपर 3500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे मिलनी चाहिए थी, जो रिटर्न उस टाइम पे थे। बट उन्होंने उधर से नजर हटाई और बोला हम आपको 55,000 रुपये महीना का देंगे पर साल का। इतना बड़ा डिफरेंस पहले ही लेकर रख लिया और वही आपको वापस कर वही कर रहे हैं आपको वापस, और पैसे आपसे पूरे ले लेते हैं। अब देखी जाएगी 5 साल बाद क्या होता है। और एक्चुअली मेन चीज़ जो आपने मेरे से पूछी थी अंजलि कि ये चीज़ें फेल क्यों हो रही हैं, चीज़ें फेल इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो रिटर्न ये प्रॉमिस कर रहे हैं किसी लेजिटिमेट बिजनेस से इतना रिटर्न आ नहीं सकता। रियल एस्टेट में आ रहा था, कोई कारण थे, उस टाइम बूम था, गुड़गांव जैसे शहर के अंदर काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी। और एक्चुअली एक और चीज़ अगर देखी जाए, हरियाणा में और स्पेशली गुड़गांव के अंदर जब बिल्डर कोई भी लाइसेंस लेता है गवर्नमेंट से, एक एग्रीमेंट साइन करता है गवर्नमेंट के साथ, उसे LC4A कहते हैं, जिसके अंदर उसने एक प्रॉमिस किया होता है कि मैं 15% से ज़्यादा प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट में नहीं बनाऊंगा, 2 साल 3 साल जितना भी लगता है। अब अगर आप देखिए जाए, और बड़ा इसका मुद्दा उठा है अभी क्योंकि किसी ने 44 करोड़ जो है गवर्नमेंट को दिए नहीं, अपने पास रख लिए। वो जो कंसेप्ट है कि 15% से ज़्यादा बिल्डर बना नहीं सकता, उसके बावजूद बिल्डर्स लोगों को 15% हर साल का प्रॉमिस कर रहे हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। और वैसे भी अगर करें 2-3 साल जब प्रॉपर्टी ऊपर चल रही है तो कर सकते हैं वापस। उसके बाद में प्रॉपर्टी के रिटर्न्स हमेशा 12, 15, 16, 18, कई जगह मैंने देखा है 20, 22% लोग रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आ नहीं सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये स्कीम्स आती हैं और कहीं से रिस्पाइट नहीं मिलती है। यहाँ द्विवेदी साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने किसी का रुख किया था, किसी का दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए? मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिनों तक तो पहले इन्हीं से नेगोशिएशन चलती रही, बात चलती रही, इन्होंने किसी भी एंड पर कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद हमने EOW थाने में कंप्लेंट दर्ज करी। कंप्लेंट दर्ज देने के बाद तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद 22 सम अप्रोचेस हमारी FIR दर्ज हुई। 108 नंबर हमारी FIR है, ये कापी हमारे हाथ में है। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद भी कोई खास एक्टिविटी एक महीने तक नहीं हुई। अभी 30th को मिस्टर दैया अरेस्ट हुए हैं और EOW के IO हमारे मिस्टर कुमार कुंदन ने अरेस्ट किया है इनको। यहाँ पे मुद्दा ये आ जाता है, EOW ने इनकी FIR तो ले ली, लेकिन कई बार EOW ऐसे ही मामलों में ये कह देता है कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज के बीच में और क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं है। सेबी भी यहाँ पे अपना हाथ नहीं डालना चाहता, RBI की कोई गाइडलाइंस नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्यों बच जाती हैं और अंडर द रेडार हो जाती हैं ये स्कीम्स? देखिए, सेबी इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये 100 करोड़ के ऊपर नहीं है और ये एक्चुअली फाइनेंशियल स्कीम नहीं है। बेसिकली देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो ग्रे एरिया है या कह लो फ्रॉड कह लो, क्योंकि बेसिकली जो भी लोग अश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी ना तो तैयार है। अगर वो आपको फ्लैट बेच रहे हैं 18वें फ्लोर का, वहाँ पे कुछ नहीं है, हवा है सिर्फ, या अगर डेवलप्ड एरिया बता रहे हैं या कोई ऑफिस स्पेस बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपके पास सच्ची में अगर देखा जाए, बिल्डर चाहे उसके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस किस तरह से मिले हैं हरियाणा में वो सब जानते हैं, अगर उनके पास लाइसेंस भी है मगर आपके पास जो चीज़ गिरवी है वो सिर्फ 100 रुपये का स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आपके पास कुछ नहीं है, उस बिल्डर के पास कोई कोलैटरल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा वो ज़मीन जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बेचा था विघ्नेश्वर ने सेक्टर 74 में, वो ज़मीन भी उनके पास नहीं थी। तो कल अगर आप जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा।
इसको अवॉइड करने के लिए ही फाइनेंशियल जो स्कीम्स होती हैं जहाँ पर बिना कोलैटरल के पैसा लिया जाता है मार्केट से, उसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं। बैंक्स होते हैं, इनके जो लॉज होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट रियल एस्टेट के अंदर ये जो ग्रे एरिया है, और जैसे द्विवेदी जी ने कहा, मेरे ख्याल से विघ्नेश्वर जी जो डेवलपर्स हैं, इन लोगों ने, धैया साहब ने स्टार्ट की कंसेप्ट कैसे है, इसका अगर मेरे ख्याल से छानबीन की जाएगी तो बहुत गलतियां निकलेंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जिसका कोलैटरल दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी एक्चुअली है नहीं। तो असलियत में ये जो है ये एक फाइनेंशियल स्कीम है जो एक ढांचे से चल रही है कि ये रियल एस्टेट में शॉर्ट रन स्कीम है। इसका एक एग्जांपल जो है वो पर्ल्स PSC वाला जो प्रोजेक्ट है, उसमें मेरे ख्याल से सेबी ने कहा है कि 50,000 करोड़ जो लिए इन लोगों ने बहुत लाख लोगों से, उसे वापस किया जाए, क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे और उसमें गलती पकड़ी गई है। तो अंजलि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो बहुत बड़ा घोटाला कर चुके हैं, उनके ऊपर नज़र है, बट छोटे छोटे हज़ारों हैं। आपको क्या लगता है द्विवेदी जी कि यहाँ मैं थोड़ा एक आपसे इमोशनल सवाल भी ये पूछना चाहूँगी कि क्या वजह थी, आपको क्या लगा उस वक्त, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ उनके हाथ में दे दी, तो कौन सा इमोशन एट प्ले था जब आपने इस तरह का फैसला ले लिया? ड्यूरिंग डिस्कशन इन्होंने मेरे को अपना 2006 से लेकर के 2012 तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, जिसमें कि एक सिंगल चेक डिसऑनर नहीं था। ये मेरे लिए इनकी एक यूएसपी बनी जी। उस यूएसपी को देख करके और लोगों से भी बातचीत हुई कि कभी जो है इनका वो नहीं हो रहा। फिर इन्होंने ये भी दिखाया कि मेरे पास आज की डेट में 900 इन्वेस्टर हैं, सभी स्मूथली चल रहे हैं। और बाटर प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने खास करके इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया कि दीदी जी आपकी प्रॉपर्टी से अभी किराया 3 लाख रुपए पर मंथ आ रहा, मैं आपको 7.5 लाख रुपए पर मंथ देता हूँ। 7.25 करोड़ में इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी ले ली। फिर दूसरी प्रॉपर्टियां भी हरिद्वार वगैरह की और लखनऊ के फ्लैट्स थे, वो भी इन्होंने हायर प्राइस में ले लिया। जी, तो चलिए एक बात साफ नज़र आती है कि लोगों की जो ज़रूरत है, लोग जो चाहते हैं ज़्यादा पैसा उनको मिले, अगर वो थोड़ा पैसा लगाते हैं उसका मोटा रिटर्न उन्हें मिले, इस कमज़ोरी को ये लोग समझ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाया जाए ताकि इस तरह के जो स्कीम्स बाज़ार में आ रहे हैं उन पर कोई रेगुलेशन हो। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।